वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप? आज का टॉपिक अपना एक कमेंट आधारित है या एक कमेंट पे आया कि प्लाज्मा थेरेपी है वो पेशेंट को कैसे दी जाती है या प्लाज्मा को ब्लड से कैसे अलग किया जाता है, उसके बारे में ये बताया गया है आज। और अच्छी तरह से अपने समझने की कोशिश करेंगे। तो इसको समझने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक देखें। और उससे पहले एक छोटी सी बात है कोरोना वायरस को लेकर मैं बताना चाहूँगा कि इंडिया में कोरोना वायरस है वो कब तक रहेगा या इसको कब तक अपने इस पे काबू पा लेंगे, इसके बारे में एक स्टडी है सिंगापुर यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डिज़ाइन की। उस यूनिवर्सिटी ने 1-1.5 महीने पहले ही बता दिया था कि किस देश में ये कोरोना ख़त्म होगा और किस देश में ये कितने समय तक चलेगा। इसके बारे में ये उन्होंने पहले ही बता दिया था। और उसकी बारे में बात करें तो लेबनान और ऑस्ट्रेलिया के बारे में उन्होंने बता दिया था कि 13 अप्रैल को ऑस्ट्रेलिया के अंदर क्या है ये कोरोना मुक्त हो जाएगा। और लेबनान के बारे में उन्होंने बताया था कि 22 अप्रैल को क्या है लेबनान क्या है कोरोना फ्री हो जाएगा। और वो बातें उनकी क्या है हद तक सही भी है और ये मुक्त भी हो गए हैं। तो इसका कारण क्या है, उन्होंने पूरी की पूरी केस स्टडी की कोरोना वायरस की प्रत्येक देश पे, यानी लगभग उन्होंने 28 देशों के बारे में ये केस स्टडी की। और प्रत्येक देश में ये भी देखा गया कि लॉकडाउन कब किया गया, कोरोना वायरस कब इंटर हुआ उस देश में, और पहले वीक में कितने पेशेंट हैं इन्फेक्टेड हुए, और कब उनका पीक पॉइंट आया और कब वो डाउन होना शुरू हुए। यानी इन बातों को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने ये रिपोर्ट तैयार की और इसी के आधार पे उन्होंने बताया कि कोरोना वायरस से कब अपने मुक्त हो जाएंगे। तो ऑस्ट्रेलिया के बारे में उन्होंने एक तारीख निश्चित की है कि लगभग वो 97-98% है वो काबू पा लेंगे 19 मई तक। और अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान के बारे में भी उन्होंने बताया कि 7 मई के लगभग वो भी पालेंगे। और स्पेन ने भी ये 7 मई के करीब ये काबू पालेंगे। लेकिन इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया के बारे में उन्होंने एक डेट फिक्स की है, वो है 19 मई। लेकिन अपने को ये बता तो दिया, लेकिन उन्होंने ये भी आधार रखा है कि जिस तरह से अब लॉकडाउन चल रहा है और जो अपने हिदायतें अपने बरत रहे हैं या जो सोशल डिस्टेंसिंग है या अपने जो भी मास्क पहनना है या जो ट्रीटमेंट चल रहा है डॉक्टर की तरफ से, ये सारा इस तरह से चलता रहा तो अपने 19 मई तक क्या है कोरोना पे 97% है वो काबू पा लेंगे। बाकी रहेगा 3%। तो 3% है वो धीरे धीरे क्या है अपने यही एहतियात बरतेंगे तो ये भी जल्दी ही खत्म हो जाएगा। तो इस तरह से ये कुछ बातें कोरोना से संबंधित थी। पर आज का जो टॉपिक है कि प्लाज्मा थेरेपी में प्लाज्मा है वो पेशेंट को कैसे दिया जाता है या उसको प्लाज्मा को ब्लड से कैसे अलग किया जाता है, इसके बारे में अपने इस टॉपिक में चर्चा करेंगे। तो देखते हैं इस टॉपिक पे कि प्लाज्मा सेंट्रीफ्यूगेशन। अब हमारा जो ब्लड होता है ना, सबसे पहले बात करते हैं ब्लड की। ब्लड एक क्या है ट्रांसपोर्टेशन लिक्विड है हमारे शरीर में, CO उत्तक भी कहते हैं। और ये बहुत सारी चीजों को अपने अंदर संजोए रखता है। तो उसमें सबसे बड़ी जो चीज है वो प्लाज्मा है और ब्लड सेल है। प्लाज्मा की बात करें तो उसमें क्या होता है, प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन है। प्रोटीन में क्या होता है IG इम्यूनोग्लोब्यूलिन प्रोटीन पाई जाती है जो प्रतिरक्षा बनाने के काम में आती है। इम्यूनोग्लोबिन यही क्या करती है हमारे शरीर में जब भी एंटीजन आते हैं तो उनके खिलाफ लड़ने का काम करती है। और उसके अलावा मिनरल्स हैं, साल्ट है, प्लेटलेट्स हैं। जो प्लेटलेट्स हैं वो अपने शरीर में क्या है रक्त का थक्का बनाने के काम में आता है। और न्यूट्रिएंट है, न्यूट्रिएंट्स हैं यानी पोषक तत्व भी होते हैं।
इस तरह से गैसेज भी होती है, मतलब एक तरह से प्लाज्मा है वो गैसों का भी ट्रांसपोर्टेशन करता है, मतलब जैसे CO2 को क्या है हमारे अंगों से फेफड़ों तक पहुंचाने का काम भी प्लाज्मा ही करता है। तो इस तरह से ये कंपोनेंट होते हैं प्लाज्मा के। और इसमें परसेंटेज की बात करें ना तो ये 55% है वो ब्लड के अंदर पाया जाता है। 55% मतलब ये होगा जो क्या होगा 45% होगा ब्लड के अंदर। ब्लड सेल हम क्या 45 होगी और प्लाज्मा हो 55% होगा। और इसी के अंदर क्या है बात करते हैं 55% में क्या है 90% क्या होता है वाटर होता है। मतलब ये जो 10% रह जाता है 55% का जो 10% है वो बाकी ये प्रोटीन है, प्लेटलेट्स है, न्यूट्रिएंट है, साल्ट है, गैसेज है, ये पाए जाते हैं। और इसमें ब्लड सेल में क्या होता है RBC होती है और WBC होती है। इस तरह से क्या है ये दो कंपोनेंट इसमें पाए जाते हैं। सेल की बात करें तो इसमें क्या होता है RBC होती है, WBC होती है। WBC है एक तरह से क्या है फेगोसाइट्स होते हैं। अब ये क्या है पूरा पूरा ब्लड कंपोनेंट है। तो यहाँ पर अपने अलग करने की बात करें प्लाज्मा ब्लड से कैसे अलग होता है तो इसके बारे में एक डायग्राम लेते हैं। और इस डायग्राम में मान लो कि पूरा का पूरा क्या है ब्लड है, ये ब्लड है। इस ब्लड के अंदर क्या होता है कि सबसे नीचे ये क्या होती है RBC और यहाँ पे एक पतली सी लेयर है वो क्या है WBC प्लेटलेट्स की बनती है। WBC और प्लेटलेट्स, इसमें प्लेटलेट्स भी आते हैं। और उस जो उस ऊपर का जो भाग है ना वो क्या कहलाता है प्लाज्मा कहलाता है। या जो अपने बात करते हैं कि प्लाज्मा को कैसे अलग करते हैं वो ऊपर का भाग होता है। अब ये जो होता है ना ये डेंसिटी के आधार पे होता है या घनत्व के आधार पे क्या है इनको अपने अलग कर सकते हैं। पर इसके लिए प्रक्रिया कौन सी काम में आएगी सेंट्रीफ्यूगेशन या अपकेंद्रण। अब अपकेंद्रण क्या होता है अपकेंद्रण के बारे में अपने पहले बात करें तो एक एग्जांपल है सिंपल सा कि दही से घी निकालना होता है वो एक अपकेंद्रण बल द्वारा क्या है उसको जोर से क्या है घुमाया जाता है मदानी के द्वारा। तो उसमें जो कम डेंसिटी वाले जो भाग होते हैं या पार्ट होते हैं वो क्या है अलग हो जाते हैं और जो भारी होते हैं वो अलग हो जाते हैं। या उनमें दोनों में जो डिफरेंस होता है उसकी वजह से क्या है वो दो स्तर बना लेते हैं और दो स्तर के आधार पे क्या है वो अलग अलग हो जाते हैं। इस तरह से फिर बात करें अपने RBC, WBC और प्लेटलेट्स। अब RBC है ना उसकी डेंसिटी या घनत्व है वो क्या होता है सबसे ज्यादा होता है, इसीलिए वो नीचे की ओर या तल में जमा रहता है। और उससे अगर थोड़े भी बड़े कण है या भारी कण है या उससे हल्के हैं थोड़े से वो यहाँ पर क्या स्टेबल होते हैं और उससे भी हल्के जो पार्टिकल्स होते हैं कण होते हैं वो उसके ऊपर रहते हैं। तो मतलब एक लेयर बन जाती है और लेयर किस आधार पे बनती है वो घनत्व के आधार पे बनती है या कणों के आकार पे भी बन सकती है। तो मेन होता है घनत्व। तो घनत्व के आधार पे क्या है ये 3 लेयर अपने इसमें ब्लड के अंदर बनती है। तो ये प्लाज्मा, ये प्लेटलेट्स और WBC है और ये RBC है। फिर इनको क्या किया जाता है अलग किया जाता है। तो ये सेंट्रीफ्यूगेशन होता क्या है सेंट्रीफ्यूगेशन में अपने जब भी ब्लड टेस्ट या ब्लड की रिपोर्ट तैयार करते हैं तो एक ऐसा यंत्र होता है जिसमें क्या ब्लड टेस्ट ट्यूब में लिया जाता है और उसको भरकर बहुत जोर से घुमाया जाता है हजारों राउंड पर मिनट के हिसाब से घुमाया जाता है। तो उसमें क्या होता है कि अपकेंद्रण बल लगता है, मतलब ऐसे घूमता है जिस तरह से ये घूमेगा ऐसे 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 घूमेगा। तो ये बारीक कण है वो क्या है पेंदे में जमा हो जाते हैं और हल्के कण है वो ऊपर रह जाते हैं। तो ऐसा यहाँ पर होता है तो उसे बोलते हैं अपकेंद्रण बल।
सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स होता है, वो क्या करता है, भारी कणों को और हल्के कणों को क्या है अलग अलग कर देता है, और इस आधार पे क्या है प्लाज्मा अलग हो जाती है। तो वो प्लाज्मा निकाल के क्या है पेशेंट को दी जाती है। पर अपने एक सिंपल सी भाषा में एक डायग्राम बना के बात करेंगे किस तरह से ये दिया जाता है। तो मान लीजिए एक ये बॉडी पार्ट है अपने ह्यूमन का, यहां से ये मान लो हाथ है और यहाँ पर अपने ब्लड लिया जाता है, ब्लड लिया जाता है, और ये यहाँ पे क्या है एक सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन या ऑटोमेटिक मशीन होती है। ऑटोमेटिक मशीन होती है, और यहाँ से इस मशीन के द्वारा जो प्लाज्मा है वो अपने आप क्या है अलग हो जाता है। ये जो होगा ना यहाँ पे क्या होगा प्लाज्मा, प्लाज्मा इकट्ठा होता रहेगा, और जो बाकी जो भाग बचते हैं, मतलब प्लाज्मा के अलावा जो अपने अभी टेस्ट में पढ़ा था कि प्लाज्मा के अलावा जो आरबीसी डब्ल्यूबीसी होते हैं, वो यहाँ पे क्या है आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, और जो ब्लड के अंदर जो भी कंपोनेंट होते हैं वाटर है जैसे नमक है, वो भी सारा सारा क्या है वापिस मरीज को दे दिया जाता है। तो इस तरह से क्या है रोगी को क्या है बहुत एक तरह से जो पार्ट है वो ब्लड के वापिस भी मिल जाते हैं, और रोगी को क्या है जो कमजोरी का सामना है वो बहुत कम होता है। तो इस तरह से मैं एक बात को लेकर चिंता में हूँ कि बहुत सारे लोग ये भी समझते हैं कि ब्लड निकालने से पता नहीं क्या होगा, अभी तो ठीक हुए हैं, दोबारा इन्फेक्टेड ना हो जाए। तो उनके लिए ये क्या है एक देश के लिए, एक राष्ट्रभक्ति के लिए एक उदाहरण बनना है, और वो ज़्यादा से ज़्यादा इस काम में सहयोग दें। यानी जो कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड थे और वो आज क्या ठीक हो गए हैं, तो उनके अंदर ये क्या है एक तरह से जो प्लाज्मा होती है और प्लाज्मा में एंटीबॉडी बनते हैं, और वो एंटीबॉडी क्या है दूसरे के शरीर में दिए जाते हैं। इस टॉपिक के बारे में अपने पिछले 8-10 दिन पहले भी अपने बनाया था, उसको अच्छी तरह से देख सकते हैं कि किस तरह से एंटीबॉडी बनते हैं, तो वो आप देख सकते हैं। लेकिन जो एंटीबॉडी बनते हैं वो इन्फेक्टेड कोरोना से जो पेशेंट ठीक हुए ना उनका ही क्या ब्लड लेके प्लाज्मा निकाला जाता है, और प्लाज्मा के अंदर क्या होते हैं एंटीबॉडीज होते हैं, और वही एंटीबॉडीज जो सीरियस हालत में जो पेशेंट हैं उनको दिया जाता है। और एक रिसर्च और भी चला था आईसीएमआर की कुछ फॉर्म अपने बात करें, आईसीएमआर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी इसकी अनुमति के आधार पे ये ट्रायल किया गया था या अनुमति दी थी कि आप लिमिटेड ही क्या है ये प्लाज्मा थेरेपी कर सकते हैं, कि हो सकता है कि ये सूट करे या ना करे। तो पहले ये मंजूरी दे दी गई, और वो मंजूरी देने के बाद में 4 पेशेंट पे JLNP हॉस्पिटल के अंदर 4 मरीज थे दिल्ली के अंदर, उन पे ये प्लाज्मा थेरेपी वाला प्रयोग किया गया या एक्सपेरिमेंट किया गया। तो बहुत अच्छे रिजल्ट भी मिले हैं, उत्साहवर्धक हैं, और ये उम्मीद के किरण भी बन रहे हैं, क्योंकि उनमें जो आईसीयू के अंदर जो पेशेंट थे और सीरियस थे उनको ये प्लाज्मा थेरेपी है दी गई, या प्लाज्मा थेरेपी में प्लाज्मा दी गई, तो उनके जो रिजल्ट है बेहतर है, और वो फिर सिंपल वार्ड में भी उनको क्या शिफ्ट कर दिया गया। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा एक एक्सपेरिमेंट साबित हो, और आने वाले समय में क्या है प्लाज्मा थेरेपी से क्या लोगों को अपने या रोगियों को क्या है उनका इलाज हो सके। तो अगले टॉपिक में अपने इसी से संबंधित पढ़ेंगे हाइड्रोक्लोरोक्विनोन या हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विनोन किस तरह से कारगर है या कारगर नहीं है, इसके बारे में जानने के लिए अपने अगले टॉपिक में बात करेंगे। तो तब तक सब